हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग ईयरली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसके बाद आर्थिकी, उसके बाद जो भी साइंस और टेक की घटनाएँ होंगी, और उसके बाद हम लोग पुरस्कार और खेल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज़ में पार्ट वाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि बिहार पीसीएस, रेलवे एनटीपीसी, या फिर आपका यूपीएसआई का, या बिहार एसआई, टेट, सुपर टेट, इस तरह की जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, उसके लिए ये पूरी तरह से उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश करिए कि ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहें। तो पहला पॉइंट है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया। तो फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ठीक है, तो जेएनयू के प्रांगण में विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण कौन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने। अगला है, 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान इस कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये उल्फा का एक आतंकी संगठन है, इस कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसका नाम है, आप लोग देख सकते हैं, एस कर्नल दृष्टि राजसोखा ने अपने 4 साथियों के साथ। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। ठीक है, इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। ठीक है, एनडीए में मुख्य जो घटक थे जनता दल था और बीजेपी थी। एनडीए को प्राप्त सीटों की संख्या रही 125। ठीक है, बहुमत के लिए चाहिए थी 122। आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछा जाए। सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें आप लोगों को पता है, आधे से एक सीट अधिक हो तो आप सीट सरकार बना लेंगे। 122 सीटें की जरूरत थी। बिहार सभा में दूसरे क्रम पर सीटों प्राप्त करने वाला गठबंधन कौन था? तो महागठबंधन था, जिसमें मुख्य पार्टी आरजेडी और कांग्रेस थी। महागठबंधन द्वारा जो सीटें मिली थी, 110 सीटें इनको मिली थी। ठीक है, और बिहार विधानसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो महागठबंधन का जो एक दल था, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, जिसके नेता तेजस्वी थे, तो उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी एकल दल के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट है, एनडीए का वह घटक दल जिसने इस चुनाव को दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, तो ये बीजेपी थी। ठीक है, जिसने 74 सीटें प्राप्त की। ठीक, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत था 55.27%। ध्यान रखिएगा, 55.27%। सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसको 23% से ज़्यादा मत मिले हैं। अगला है, बिहार चुनाव 2020 आयोजित किए गए 3 चरणों में, जिसमें पहला चरण 28 अक्टूबर, तीसरा 3 नवंबर और चौथा 7 नवंबर को मतदान हुए थे और 10 को रिजल्ट आया था। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन मामले पर इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए। तो सी विजिल ऐप, ठीक है, पुराना ऐप है, आप लोग को पता होगा। इस ऐप में आप जो है कि शिकायत वगैरह दर्ज करा सकते हैं अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सीटें मिली इसको 19। इस बिहार चुनाव 2020 में अप्रत्याशित रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM को प्राप्त सीटें थी 5। ठीक है, अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड की सीटें मिली 43। तीसरा और अस्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ। तीसरा था ये, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का था ये अस्थायी बोडो समझौता, 27 जनवरी 2020 को हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी 2020 को। और बोडो समझौते में कौन शामिल थे? तो केंद्र सरकार था, असम सरकार थी और बोडो के प्रतिनिधि थे। ठीक है, जो बोडोलैंड की मांग करने वाले थे वो उनके प्रतिनिधि
असम सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC, ठीक है, का नाम नया रखा गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR। BTR में जिसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है के अंतर्गत शामिल है कौन कौन जिले हैं, तो कोकराझार, उदलगुरी, चिरांग व बक्सा जिले। 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अब चाहता है कि उसका विधान परिषद जो है द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पे, आप लोगों को पता है 7 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश मिला के अभी द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें आंध्र प्रदेश चाहता है कि अब वहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था जो विधान सभा और विधान परिषद की है वो विधान परिषद को हटाना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मांग इन्होंने जो है कि प्रस्ताव पारित किया है आंध्र प्रदेश ने, ये राज्य सरकार कर सकती है। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी होगी, अमरावती ये विधायी राजधानी होगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अगला है वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, और वो कौन सा जगह है, तो गैरसैंण है। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन होगा, तो गैरसैंण, जो कि चमोली जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के 250वें सत्र के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी किया गया है 250 रुपये का जो है कि मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, तो 250वें सत्र में 250 रुपये के मूल्य का सिक्का जारी किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और चांदी का सिक्का था ये, और 5 रुपये के मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया गया साथ में। तो आपसे पूछा भी ऐसे जा सकता है कि 250 रुपये का सिक्का किसके उपलक्ष्य में या फिर किसके 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया, तो ये सब पॉइंट आप लोग कई एंगल से इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 18 नवंबर 2019 को आयोजित राज्यसभा का ऐतिहासिक सत्र था 250वां। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा कौन सा सत्र था, 250वां। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की कालावधि कितनी थी, तो 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2019 के बीच। अगला है 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना जारी कर दी कि गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है, तो हनी व ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को। ठीक है, हनी व ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। 30 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हनी व ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं HNLC उग्रवादी समूह कहाँ सक्रिय है, तो मेघालय राज्य में। ठीक है, HNLC उग्रवादी समूह कहाँ पे सक्रिय हैं, मेघालय राज्य में। भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया 8 नवंबर 2019 को। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है 8 नवंबर 2019, क्योंकि भारत ने जो भारत के पाकिस्तान कब्जे वाले POK वाला भाग है उसको भी भारत ने अपने मैप में उसको डिटेल में दिया है, और साथ ही जो मौसम समेत घटनाएं थी उसको वहाँ पे दिखाया गया है। अगला है भारत में वर्तमान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी एक नए राजनीतिक मानचित्र में शामिल होने वाले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया है। किसने, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, तो भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है कि UNDP है और इन्वेस्ट इंडिया, ये दोनों लोग मिल के किए हैं। इस निवेशक मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों में इतने क्षेत्रों के निवेश के अवसर को अनुकूल चिन्हित किया गया है, तो 18 निवेश अवसर को, ठीक है, 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्र होंगे, इसमें 18 निवेश
अवसर होंगे तो एटलीस्ट आपको 6 महत्वपूर्ण SDG जो है कि आपको क्षेत्र ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय पोर्टल का एवं गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह और शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए तो एक राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया गया ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और साथ में वडोदरा में एक गरिमा गृह लॉन्च किया गया गरिमा ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए एक शेल्टर होम टाइप वहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। अगला है 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों से ज़्यादा लोगों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की परियोजना का शिलान्यास किया। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए। ठीक है, ये जल जीवन मिशन का एक पार्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों के लिए लॉन्च किया गया। तो ये आप उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स बेहद इसको ध्यान देंगे विशेष रूप से। 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत विकास की दिशा में अस्थायी विकल्प सतत बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व शीर्ष तेल व गैस वितरण कंपनियों के बीच समझौता हुआ। ठीक है, तो एक सतत नाम से समझौता हुआ जिसमें शामिल कौन हुआ है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हुआ और साथ में जो शीर्ष तेल और गैस वितरण कंपनियां जैसे ONGC, BPCL, HPCL वगैरह है इनके बीच। ठीक है, तो इसमें जो होगा 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। सतत आप लोग सतत पूछ सकता है किससे संबंधित है या फिर इसमें कौन शामिल है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना प्रारंभ की है। कहाँ पे, तो गोवा राज्य में नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने मिलके पहली अभिसरण भारत की पहली अभिसरण परियोजना, ध्यान रखिएगा पहली है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान कौन से हैं, तो क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, जयपुर। इन दोनों को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला पॉइंट है 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शिलान्यास किया गया है 29 परियोजनाओं का। ठीक है, इन परियोजनाओं से रोजगार की संभावना बढ़ेगी, लगभग 15,000 नौकरियां इससे मिलने की संभावना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 614 करोड़ रुपये से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिस किया है, तो ये वाराणसी के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल कैंडिडेट्स इस पर विशेष फोकस करेंगे। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में उद्घाटन किया, तो 3 परियोजनाओं का। ये 3 परियोजनाओं कौन से हैं, तो किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे। ठीक है, तो 3 चीज़ों का ये मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो गुजरात से हुई। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो गुजरात में है और गुजरात से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हाँ गुजरात में ही है। और गिरनार रोपवे का भी स्टार्ट हुआ, तो ये गुजरात में ही। ठीक है, तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है,
ये पॉइंट और याद आप लोग रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति मिशन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, और इसका शुभारंभ राज्यपाल द्वारा लखनऊ से तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से किया गया। ठीक है, तो यूपी स्पेशल बच्चे विशेष ध्यान देंगे इस पे। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला, ठीक है, जोजिला टनल जोड़ेगी जम्मू कश्मीर के गंदरबल को लद्दाख के करगिल से। ठीक है, किसको? गंदरबल और लद्दाख के करगिल, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, याद रखना है आपको। जोजिला टनल किसको जोड़ोगी? तो गंदरबल जो जम्मू कश्मीर में और करगिल जो लद्दाख में। इस टनल की लंबाई होगी 14 किलोमीटर और इसका निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे, NH1 पे इसका निर्माण होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय पैकेज की मंजूरी दी गई है। तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 520 करोड़ दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू किया है ट्रैक फॉर ट्राइबल अभियान। ट्रैक फॉर ट्राइबल अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला है 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी तो नेपचू सुरंग की। नेपचू सुरंग ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिए। नेपचू सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। 450 मीटर लंबी सुरंग होगी ये। और 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को समर्पित कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, जिसमें जो भी संपत्ति होगी उनको डिजिटल रूप से स्वामित्व का अधिकार उनको दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा है। गोवा ने हर घर जल का जो मिशन है उसको 100% प्राप्त कर लिया है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन दे दिया है। अगला है वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे ESI को लागू कर दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रदेश अभी तक यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा यहाँ पर लागू नहीं था, तो वहाँ पे विस्तार किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया तो अटल टनल को। ठीक है, जो बहुत चर्चा में रहा। ये 2 स्थानों को जोड़ेगा, मनाली हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी को, लाहौल स्पीति घाटी जो लद्दाख में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मनाली कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगा। इस टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 30 पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और वह दर्रा जहाँ से टनल होके जाएगी तो रोहतांग दर्रे से होके ये जाएगी। ठीक है, और टनल की ऊंचाई कितनी है? तो 3100 मीटर। तो टनल की लंबाई किसको जोड़ेगी और ये जो है कि किस दर्रे से होकर गुजरेगी, इस सब पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टनल के निर्माण से मनाली और लेह के मध्य सड़क की दूरी कम होगी, 46 किलोमीटर का अंतर आएगा। और अगला पॉइंट है अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में इतने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ तो 10.93 मिलियन। ठीक है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष 2019 की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है तो 3.5%। ठीक है, तो 3.5% की वृद्धि हुई है पर्यटन के जो भी पर्यटक थे उनकी संख्या में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में
अनिवासी भारतीयों का भारत आगमन हुआ तो 6.98 मिलियन का। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल विदेशी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन हुआ तो 17.91 मिलियन का। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में पर्यटन में से विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तो 2,11,661 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.2%, जो कि बहुत कम है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व में भारत का जो हिस्सा है पर्यटकों में वो 1.23% है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है 23वां नंबर। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान पर्यटक आगमन में 23वें नंबर पे है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में स्थान है छठा स्थान है प्राप्तियों में, मतलब पैसा जो पर्यटकों से धन प्राप्ति होती है उस मामले में भारत एशिया क्षेत्र में 6ठे नंबर पे है और पर्यटकों के मामले में एशिया क्षेत्र में 8वें नंबर पे है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा विदेशी आए हैं, उसके बाद यूएसए से सबसे ज़्यादा हैं। 30 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा विदेशी भारत में आए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्यटक आए हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो इसको भी आपको याद रखना है। शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 53 करोड़ कह सकते हैं आप, 53,58,55,162 लोग आए। ठीक है, अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे तो क्रमशः तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा एक कंफ्यूज मत होइए। इसमें घरेलू पर्यटक की बात की गई है। ठीक है, घरेलू पर्यटकों के आगमन की, यहाँ पे विदेशी पर्यटकों के आगमन की बात की गई तो इसमें तमिलनाडु है और घरेलू की बात की गई है तो उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट है, NCRB 2019 के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बालिकाओं के खिलाफ जो है कि अपराध हुए हैं। वह राज्य जहाँ NCRB 2019 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं तो उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक में और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जो भी अपराध हुए हैं उस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे भारत का 25.8% जो केस है अनुसूचित जातियों के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। NCRB की रिपोर्ट है तो हो सकता है ऐसे एक आध प्रश्न मिले आपको। NCRB 2019 अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। NCRB 2019 के अनुसार आत्महत्या कुल मामले दर्ज किए गए हैं 1,39,123, जिसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है दैनिक मजदूरों ने। ठीक है, देहरी बेस पे जो मजदूरी करते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है। NCRB 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में साइबर अपराध के मामलों में 63.5% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो साइबर मामले में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी की गई अप्रत्याशित रूप से, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। NCRB ने अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार आरंभ किया गया तो नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल का। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। NCRB की सितंबर 2020 को जारी छाछठ रिपोर्ट में भारत शीर्षक क्या था, इसका टाइटल क्या था, भारत में अपराध 2019। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, इसका शीर्षक पूछा जा सकता है, टाइटल पूछा जा सकता है। अगला है, NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या कितनी थी, तो 51,56,172। अगला है, NCRB 2019 के अनुसार
महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले कहाँ पे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में। कुल मामले में भी और महिलाओं के मामले में भी उत्तर प्रदेश चल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम, इस असीम को आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, और ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जारी किया गया। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। ठीक है, इनोवेशन और इंडस्ट्रियलिस्ट उनको बनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। 19 सितंबर 2020 को भारत में समय का उपयोग समय सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। तो जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 का। ठीक है, तो CSCAF का उद्देश्य है शहरों में निवेश योजना में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। तो CSCAF का आप लोग ध्यान रखिएगा, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा फुल फॉर्म और इसका उद्देश्य। अगला पॉइंट है 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुई योजना, जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण करना है। तो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। तो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज किसके लिए है, तो ये पैदल चलने वालों के लिए गलियों का निर्माण करने से संबंधित है और ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। इस पॉइंट को ईपी स्पेशल वाले लोग ध्यान रखेंगे। इस नीति से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार और सृजन के अवसर प्राप्त होंगे, जिसकी संख्या होगी लगभग 4 लाख तक रोजगार मिलने की संभावना है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ स्थापित किए जाएंगे। तो 3 किए जाएंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ जो है कि स्थापित किए जाएंगे, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड व लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। अगला है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। तो 7 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो एक नई पहल की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका नंबर है, आप नंबर याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा। और मिशन का नाम है किरण और मोबाइल नंबर है 1800-599-0019। निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये जो है कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई। कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में नल से जल मिशन से आदिवासियों घरों में जल आपूर्ति की गई। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों की क्षमता उन्नयन से संबंधित है, तो मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो भी सेवक हैं, सिविल सेवक हैं, उनमें क्षमताओं का विकास करना, नए इनोवेशन को उनमें डालना है। इसका क्या है, मिशन कर्मयोगी कार्यान्वयन किया जाएगा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गार्ड कर्मयोगी के द्वारा। ठीक है, तो आई गार्ड कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन किया जाएगा। 24 अगस्त 2020 को भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे रज्जू मार्ग कहाँ पे हुआ है स्टार्ट, तो गुवाहाटी असम में।
इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, ठीक है, नदी पे बनाया गया रोपवे है तो गुवाहाटी में। इस रोपवे को किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो रोपवे को बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित इस रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई भी याद रखेंगे, 1.82 किलोमीटर इस रोपवे की लंबाई, जो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित इस रोपवे परियोजना की लागत राशि 56 करोड़ रुपए है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में यह रोपवे गुवाहाटी शहर के इन दो स्थलों को जोड़ेगा। कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से, कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगा। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2006 में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित इस परियोजना को संचालित किया गया गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा। 74वें गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 2020 को के अवसर पर, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणा की गई तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो ये स्वतंत्र दिवस होना चाहिए हमारे हिसाब से। 74वें स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य 2025 तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर 70 वर्ष करना, जो अभी कितना है 67.5 है, इसको कितना करना है 70 वर्ष। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह मिशन स्वास्थ्य संबंधित 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन। इसमें पॉइंट शामिल होंगे, एक हेल्थ आईडी, दूसरा निजी डॉक्टर, तीसरा स्वास्थ्य सुविधा, चौथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, और पांचवा ई फार्मेसी, और छठा टेलीमेडिसिन। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष योजना का परिचालन किया गया, तो बरौनी से टाटानगर के मध्य, ठीक है। तो ये दूसरी थी। तो पहली देवलाली से महाराष्ट्र के दानापुर के बीच, ठीक है, देवलाली जो महाराष्ट्र में है से दानापुर बिहार पटना के बीच हुआ था पहली किसान विशेष रेलगाड़ी का। तो इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है 7 अगस्त 2020 से प्रारंभ देवलाली दानापुर किसान रेल जोड़ेगी देवलाली नासिक महाराष्ट्र तथा दानापुर पटना बिहार को। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर केबल की लंबाई होगी 2300, ठीक है। तो 2300 किलोमीटर की केबल बिछाई जाएगी अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत। वह मंत्रालय जिनके अनुरूप संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को टूलिप प्रोग्राम का आरंभ किया गया, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा टूलिप कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसका पूरा नाम देख लेते हैं। टूलिप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। टूलिप का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की गई बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है तो टूलिप प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा टूलिप प्रोग्राम क्या है और किस मंत्रालय ने इसको जारी किया है। पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना 1 जून 2020 को शुरुआत की गई तथा कार्यकाल 2022 तक है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो ये पथ विक्रेताओं से संबंधित है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है कि 3 साल चलेगी 20, 21, 22 तक। इसका ड्यूरेशन भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि।
पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान की जाने वाली पूंजीगत ऋण की मात्रा होगी 10,000 रुपये तक। ठीक है, तो इस रकम को भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और इसमें क्या है, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी की जाएगी 100 रुपये की, अधिकतम 1200 होगी एक साल में। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। वह बैंक जिसे पीएम स्वनिधि का कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। ठीक है, सिडबी को इसका मुख्य प्रायोजक बनाया गया है। अगला है, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शामिल होंगे 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से बेडिंग करने वाले लोग। ठीक है, 24 मार्च से पहले के जो भी बेडिंग वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया, तो 20 मई 2020 को 20 मई 2020 को आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़वें रोगी को उपचार दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अगला पॉइंट देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का वित्तीय योगदान होगा, तो 60% जो है कि केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। ठीक है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा आएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों हेतु वित्तीय योगदान में अंतर है, जिसमें 90% देगा केंद्र और 10% वो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य देंगे। ठीक है, 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20 मई 2020 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है, तो वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, तो नीली क्रांति के अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा दिया गया। और PMMSY, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वयन अवधि क्या है, तो 5 वर्ष की इसकी अवधि है, 2021 से लेके 24-25 तक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी अवधि। ठीक, और क्या है इसका बजट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 20,50,00,000 और 20,050 करोड़ रुपए। PMSY के अंतर्गत उच्च प्रजाति की मछलियों के प्रोत्साहन के लिए स्थापित किया जाना राष्ट्रीय नेटवर्क है, तो राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क्स, नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स। इसको ध्यान रखिएगा, ब्रूड बैंक्स किसके लिए है, तो मछलियों की बेहतर प्रजातियों के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी, तो नाभकी ब्रीडिंग सेंटर की। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ साथ आप शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि और लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। अगला पॉइंट देखते हैं, PMMSY के अंतर्गत 18-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन को बढ़ा के 220 लाख मीट्रिक टन करना है 2024-25 तक। ठीक है, 5 वर्षों का टारगेट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि की दर लक्षित है 9% की रखी गई है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। और है कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र का योगदान 18-19 में कितना रहा, तो 7.2% रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हो सकता है आप इकोनॉमिक्स क्षेत्र में याद रखेंगे तो सही रहेगा। GVA में मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 7.28%। अगला पॉइंट देखते हैं, वह अवधि जब संपूर्ण कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र के उत्पाद योगदान को 9% किया जाएगा, तो ये 24-25 तक है। ठीक है, तो 24-25 तक 9% करने का लक्ष्य रखा गया है कि इसका योगदान GVA में हो जाए। GVA क्या है फ्रेंड, तो ग्रॉस वैल्यू, जो आजकल जो आय की गणना होती है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू जो टोटल आय है उसको काउंट करने की
जो टोटल आय आप कह सकते हैं संपूर्ण कृषि का जो आय हो रहा है उसमें मत्स्य क्षेत्र का योगदान। PMMSY के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता वर्तमान के 3 टन हेक्टेयर से बढ़ाकर किया जाएगा 5 टन प्रति हेक्टेयर। अगला है PMSSY की योजना के अंतर्गत घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्ष 24-25 तक 5 से 6 किग्रा प्रति व्यक्ति से बढ़ा किया जाना है, तो 12 किग्रा प्रति व्यक्ति। ठीक है, इस 5 से 6 बढ़ा के सीधे दुगना करना है कि प्रति व्यक्ति जो है कि 12 किलो मछली का सेवन एक साल में करे। विश्व का चौथा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है तो भारत है। भारत चौथे नंबर पे मछली निर्यातन में है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में मत्स्य क्षेत्र की रोजगार उपलब्ध करवाता है 2.5 करोड़ से अधिक किसानों व मछुआरों को मिला के। वर्ष 18-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मूल्यवर्धन रहा है तो राष्ट्रीय जीडीपी का 1.24%। प्रधानमंत्री संपूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, सकल मूल्य संवर्धन में रहा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत कुल राहत पैकेज घोषित राशि है 1.7 लाख करोड़। ठीक है, 1.7 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशि घोषित की गई और इसके तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि हमें भी कुछ लाभ मिलता रहे। बस इतना ही आपको करना है। और बाकी फ्रेंड्स, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक से नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।